डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्क्रोटम को डिस्कस किया था। स्क्रोटम, उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी भी देखा था और आज अपन डिस्कस करेंगे टेस्टिस। तो आइए देखते हैं। देखिए, टेस्टिस के बारे में आप जानते हैं कि ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और हम इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? तो आपने ये पढ़ा था कि ये वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और मेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म, एंड ये सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और यहाँ पे जिस सेक्स हार्मोन की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, राइट। अब हम इसके नंबर की अगर हम बात करें तो इसका नंबर कितना होता है? 1 पेयर। और अगर हम इसके शेप की बात करें तो ओवल इन शेप। और अगर हम टेस्टिस के डायमेंशन की बात करें तो सपोज ये टेस्टिस है, हम इसके अगर लेंथ देखें तो इसका जो लेंथ होता है वो आपको देखने को मिलेगा 4 to 5 सेंटीमीटर। और अगर हम विड्थ की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 2 to 3 सेंटीमीटर। ये आपके सामने टेस्टिस का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, इसकी ऑरिजिन मीजोडर्म से हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिए, जब आप टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इसमें आपको 3 लेयर मिलेगा। सबसे बाहर वाला लेयर है जिसका नाम है टूनिका वेजाइनालिस। जो मिडिल लेयर है उसे हम कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं टूनिका वेसिकुलोसा। तो आइए इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। ये जो लेयर आपने देखा टेस्टिस का, ये मैंने आपको मिडिल लेयर बनाया। इस लेयर का नाम है टूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? टूनिका एल्बुजिनिया, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके बाहर एक और लेयर हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं टूनिका वेजाइनालिस। आप साथ के साथ रिपीट करते रहें। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? टूनिका वेजाइनालिस। लेकिन इस टूनिका वेजाइनालिस में भी आपको 2 लेयर आपको मिलेगा, एक पेराइटल लेयर और दूसरा विसरल लेयर। तो जो मैंने टूनिका एल्बुजिनिया के करीब बनाया वो लेयर क्या कहलाएगा? विसरल टूनिका वेजाइनालिस। और जो बाहर मैं बना रहा हूँ इसे हम क्या कहेंगे? पेराइटल टूनिका वेजाइनालिस। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मैंने आपको बताया था टेस्टिस के बारे में कि ये जो आप सरफेस जो देख रहे हैं इस साइड, ये वेंट्रल साइड है और ये साइड कौन सा है? डॉर्सल साइड है, ठीक। तो टूनिका वेजाइनालिस डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो टूनिका एल्बुजिनिया जो मैंने बनाया, ये टूनिका एल्बुजिनिया का जो डॉर्सल सरफेस है, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर जो एंड है ये थिक होता है और ये वर्टिकल सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा। और इस वर्टिकल सेप्टम को हम कहते हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस। क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम टेस्टिस। जो इस टेस्टिस को 2 कंपार्टमेंट में इधर डिवाइड किया और ये मीडियास्टिनम टेस्टिस फर्दर इस
कंपार्टमेंट को छोटे छोटे लोब्यूल्स के अंदर ये क्या करेगा, इसे डिवाइड करेगा और हर एक लोब्यूल को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक, अब समझना, ये तो हमारा मिडिल लेयर हो गया। अब अगर हम इसके इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर जिसका नाम है टूनिका वेसिकुलोसा, ये देख सकते हो आप, टूनिका वेसिकुलोसा, ये पूरे टेस्टिस को इंटरनली लाइंड करेगा। ये जो लेयर है हमारा, इसका नाम क्या है? टूनिका वेस्कुलोसा। ठीक, ये सिर्फ टूनिका एल्बुजिनिया को ही कवर नहीं करेगा, बल्कि ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसे भी इंटरनली क्या करेगा, इसे लाइंड करेगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, मैं यहाँ तक बात लेबल कर लेता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? टूनिका वेजाइनालिस। टूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। इस टूनिका वेजाइनालिस में दो लेयर है। बाहर वाले को हम क्या कहेंगे? पेराइटल, पेराइटल टूनिका वेजाइनालिस, और अंदर वाले को हम क्या कहेंगे? विसरल टूनिका वेजाइनालिस। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहेंगे? टूनिका वेजाइनालिस। टूनिका वेजाइनालिस के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये डॉर्सली क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। डॉर्सली क्या होगा? ये इनकम्प्लीट होगा। ठीक, अब देखिए, ये जो वाइट कलर का जो लेयर दिख रहा है, अच्छा, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये विसरल टूनिका वेजाइनालिस और पेराइटल टूनिका वेजाइनालिस, इन दोनों के बीच में आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा होगा, एक कैविटी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कैविटी को हम कहते हैं वेजाइनल कैविटी। क्या कहेंगे इसे? हम वेजाइनल कैविटी कहेंगे। अब यहाँ से एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है? सुनिएगा। कभी कभी ये जो वेजाइनल कैविटी जो है ना, ये एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल फ्लूइड कहाँ चला आएगा? वेजाइनल कैविटी के अंदर चला आएगा, जिससे टेस्टिस का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है, और उस केस को हम कहते हैं हाइड्रोसील कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टूनिका वेजाइनालिस हो गया। अब ये जो वाइट लेयर जो आप देख रहे हैं, इसका मैंने क्या नाम आपको बताया था अभी? टूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिया जो किसका बना होता है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ये पूरे टेस्टिस को कवर करेगा। ठीक है, अब जो इनर मोस्ट लेयर जो आप देख रहे हैं, इस लेयर का नाम क्या है? टूनिका वेस्कुलोसा। क्या नाम है जी? टूनिका वेस्कुलोसा। ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेवल कर देता हूँ। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन है? टूनिका वेजाइनालिस। जो मिडिल लेयर है वो कौन है? टूनिका एल्बुजिनिया। और जो इनर जो लेयर है उसे हम क्या कह रहे हैं? टूनिका वेस्कुलोसा। अब ध्यान रखना, टूनिका एल्बुजिनिया ने जो कंपार्टमेंट बनाया था, हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर कितना होता है? तो ध्यान रखना, 250 टू 400। मैंने इसका मिनिमम दिया है 250। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, मैंने क्या कहा?
हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा। तो आइए हम उसे ड्रॉ करते हैं। मैं बड़ा सिंपल सा डायग्राम को ड्रॉ करूँगा। ये आप देख सकते हो, ये मैंने क्या बनाया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये मैंने क्या बनाया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है फाइनली किस में ओपन होगा? तो ये मैंने आपको बताया था कि टूनिका एल्बुजिनिया जो वर्टिकल सेप्टम बनाता है, इसे हमने क्या कहा था, मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई जो रेक्टी है ये मीडियास्टिनम टेस्टिस को वर्टिकली पियर्स करते हुए एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाएगा यहाँ पे, और उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। ये आप देख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क बनाया है ट्यूबुलाई रेक्टाई, इसे हम क्या कहेंगे, रेटी टेस्टिस। अब ये जो रेटी टेस्टिस है ये ओपन होता है 10 to 12 छोटे छोटे स्मॉल डक्ट में, जिसे हम कहते हैं वासा इफरेंसिया। इसे हम क्या कहेंगे, वासा इफरेंसिया। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, वासा इफरेंसिया। मैं यहाँ पे नंबर कम बनाया हूँ, लेकिन इसका नंबर कितना है, 10 to 12 इन नंबर। अब ये जो वासा इफरेंसिया है ये ओपन होता है एक सिंगल हाईली क्वाइल्ड ट्यूब के अंदर, ये ओपन होगा। और इस हाईली क्वाइल्ड ट्यूब को हम कहते हैं एपिडिडामिस। क्या इसे हम कहेंगे, एपिडिडामिस, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो पार्ट मैंने बनाया ये पार्ट हमारा क्या है, एपिडिडामिस है। कोई दिक्कत? अब मैं इसे लेबल कर देता हूँ। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना, कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा, 2 से 3। तो ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 2 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है, ये तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होता है। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टी। ये जो ट्यूबुलाई रेक्टी जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बना रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। क्या कहेंगे, रेटी टेस्टिस। ये जो रेटी टेस्टिस है ये 10 to 12 छोटे छोटे स्मॉल डक्ट के अंदर ओपन हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया, जिसका नंबर कितना है, 10 to 12 इन नंबर, ठीक। अब ये जो वासा इफरेंसिया है एक सिंगल हाईली क्वाइल्ड ट्यूब के अंदर ओपन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडामिस। लेकिन इस एपिडिडामिस के अंदर भी हमें 3 पार्ट देखने को मिलेगा। अपर हाईली क्वाइल्ड पार्ट को हम कहते हैं कैपुट एपिडिडामिस। ये जो अपर हाईली क्वाइल्ड जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं कैपुट एपिडिडामिस, ठीक। जो मिडिल पार्ट जो दिख रहा है
इसे हम कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो लोअर लिस्ट क्वाइल्ड जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं काउडा एपिडिडाइमिस। ठीक है ना। तो एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस। ध्यान रखना। अब ये जो एपिडिडाइमिस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एपिडिडाइमिस जो आप देख रहे हैं एक सिंगल स्टेट टिब्यूल कहें या आप इसे डक्ट कह सकते हैं, इसके अंदर ओपन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉश डिफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? वॉश डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। मैं चीज़ों को एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जब मैंने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो इसमें हमें कितना लेयर देखने को मिला? 3 लेयर। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? मेरे साथ आप रिपीट करते चलें, टूनिका वेजाइनालिस। जो डॉर्सली कैसा होता है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इसमें कितने लेयर मिलेगा? 2 लेयर, पेराइटल टूनिका वेजाइनालिस एंड विसरल टूनिका वेजाइनालिस। इन दोनों पेराइटल एंड विसरल के बीच में आपको एक कैविटी देखने को मिल रहा है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? वेजाइनल कैविटी। ठीक है ना। कई बार ये वेजाइनल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड रहता है, हो जाता है, जिसके वजह से एब्डोमिनल फ्लूइड वेजाइनल कैविटी में एक्युमुलेट हो जाता है और टेस्टिस का साइज इनलार्ज हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कहते हैं। जो हमारा दूसरा लेयर है और जो मिडिल लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं? टूनिका एल्बुजिनिया। ये किसका बना हुआ है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और यही टूनिका एल्बुजिनिया एक वर्टिकल सेप्टम का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम। क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम। ये मीडियास्टिनम टेस्टिस को 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है और हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर कितना होता है? 250 to 400, राइट। अब देखिए, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल आपको कितना मिल रहा है? 2 to 3 इन नंबर। अब ये सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल, अब आप मुझे बताना कि ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल जो आप देख रहे हैं ये एक स्टेट ट्यूब के अंदर ओपन हो रहा है जिसका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टी। बताइए क्या नाम है? ट्यूबुलाई रेक्टी। अब ये ट्यूबुलाई रेक्टी मीडियास्टिनम को पियर्स करते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में आया और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बताना, ये रेटी टेस्टिस छोटे छोटे 10 to 12 डक्ट के अंदर ओपन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉसा इफरेंसिया। ये वॉसा इफरेंसिया एक हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब्स के अंदर ओपन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस आप मुझे बताना कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस। ये तो मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। अब हम इसके थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देखते हैं जो आगे काम आएगा। हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टेस्टिस के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। कहाँ होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब बताइए कि जो स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बना है वो ट्यूबुलाई रेक्टी से होते हुए कहाँ आएगा? रेटी टेस्टिस के अंदर आएगा। रेटी टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस के अंदर। किसके द्वारा? वाया वासा इफरेंसिया। और फिर एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा? वॉश डिफरेंस। और वॉश डिफरेंस से आगे हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आप जानते हैं कि फिर एम्पुला के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कुछ आपसे सवाल पूछा जाता है, कहता है कि क्या होगा जब हम ट्यूबुलाई रेक्टी को कट कर देंगे? जब हम ट्यूबुलाई रेक्टी को कट कर देंगे तो क्या स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टी के अंदर जा पाएगा? क्या नहीं।
कोई दिक्कत है? फिर आपसे पूछेगा कि अगर हम वासा इफ्रेंसिया को कट कर दे तो क्या होगा? क्या स्पर्म ट्यूबुलाई रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के अंदर मूव कर पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ाया। अब हम स्टडी करेंगे एपिडिडाइमिस के बारे में कि इसका लेंथ कितना होता है, इसका काम क्या होता है। आप इसे कॉपी कीजिए। तो अभी हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को देखा और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस देखिए, थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ये क्या था, टेस्टिस। ठीक, इस टेस्टिस के डॉर्सल सरफेस, ये तो वेंट्रल हो गया और ये डॉर्सल। ठीक, इस डॉर्सल सरफेस पे आपको हाईली क्वाइल्ड आपको ट्यूब देखने को मिल रहा था। इसी ट्यूब को आपने क्या कहा था? एपिडिडाइमिस। जब आप इस एपिडिडाइमिस को अनकॉइल करेंगे, मैं यहाँ पे अनकॉइल कर देता हूँ। जब आप इस एपिडिडाइमिस को अनकॉइल करेंगे, अनकॉइल कर दिया, ठीक, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आप इसका थोड़ा सा ट्रांसफर सेक्शन आप इसे कट करके देखिए। तो यहाँ पे इस एपिडिडाइमिस में आपको सर्कुलर मसल्स, इसके जो वॉल है ना एपिडिडाइमिस का, इसके वॉल में आपको सर्कुलर मसल्स आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है? सर्कुलर मसल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको अस्टीरियोसिलिएटेड आपको एपिथेलियम देखने को मिलता है। अब ये अस्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है तो ध्यान रखना। स्पर्म का टेम्परोरी स्टोरेज कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस के अंदर। तो स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो उसके लिए यहाँ पे सरफेस एरिया को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है वो कौन सा एपिथेलियम आपको मिलेगा? अस्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम हमें देखने को मिलता है। पहले इतनी बात हम कवर कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। एपिडिडाइमिस, बताइए इसके पार्ट कितने हो गए जी? 3 पार्ट। कैपुट एपिडिडाइमिस, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड तीसरा जो पार्ट है काउडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब ध्यान रखना ये कैपुट एपिडिडाइमिस अपर पार्ट है एंड हाईली क्वाइल्ड है। अपर एंड हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, जबकि काउडा एपिडिडाइमिस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये लोअर एंड लिस्ट क्वाइल्ड पार्ट है। ठीक, अब हम इसके लेंथ को देखते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 6 मीटर। इसके अंदर, इस एपिडिडाइमिस के अंदर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है? कई बार ये सवाल आ चुका है और जब आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अस्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन एपिडिडाइमिस एंड जो मसल्स आपको मिला इसके वॉल में वो कौन सा मसल था? सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एपिडिडाइमिस। क्लियर है बात? अब हम इस एपिडिडाइमिस के फंक्शन की बात करेंगे। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला फंक्शन है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म
स्पर्म को ये टेम्पोरली क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरा, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस हेयर। इस एपिडिडाइमिस के अंदर हमें स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन भी देखने को मिलेगा। इसी फंक्शनल मैच्योरेशन को एक और टर्म दिया जाता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन क्या बोलते हैं हम इसे? डीकैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिए कि फंक्शनल मैच्योरेशन या डीकैपेसिटेशन हम किसे कहते हैं और इसमें आखिर होता क्या है। तो देखो, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, सपोज ये आप देखिए, ये क्या है? ह्यूमन स्पर्म है। ठीक, मैंने रफ डायग्राम बनाया है, मिडिल पे इसको मैंने गायब कर दिया। ये स्पर्म है। तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म हाईली मोटाइल होता है। ठीक है, स्पर्म हाईली मोटाइल होता है क्योंकि इसके पास स्विमिंग के लिए टेल है और इसके पास मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिससे इसे एनर्जी मिलता है और ये मोटिलिटी शो करता है। अब सोचो कि अगर ये हाईली मोटाइल, अगर ये अपना मोटेलिटी ह्यूमन के ही बॉडी में, मेल बॉडी के अंदर ही अगर ये अपना एनर्जी सारा का सारा वेस्ट कर देगा, तो फीमेल बॉडी के अंदर जब यह स्पर्म जाएगा तो क्या इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एबिलिटी रहेगा? बताइए, नहीं। ये फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो इसके लिए एपिडिडाइमिस ने क्या किया? इसके ऊपर कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रीशन कर दिया। इसके ऊपर क्या किया? इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रीशन कर दिया, जिसकी वजह से इस स्पर्म का जो मोटेलिटी है वो क्या हो गया? सप्रेस हो गया। तो हम कह सकते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन में क्या हो रहा है? सिक्रीट इनहिबिटरी प्रोटीन। किस चीज के लिए इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रेशन किया? टू सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी। स्पर्म के मोटेलिटी को सप्रेस करने के लिए एपिडिडाइमिस ने क्या किया? इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रेशन किया है। दूसरा काम क्या करता है तो समझना। अभी मैंने एक स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, राइट? आप जानते हैं कि स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ पे एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम भरा होता है, एंजाइम फील्ड होता है, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोमल एंजाइम। क्या कहते हैं? एक्रोसोमल एंजाइम। ये एक्रोसोमल एंजाइम हेल्प करता है, हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ एग। आप एग मत बोलो, ओवम। ओवम के वॉल को, वहाँ पे कई सारे आपको वॉल मिलेंगे, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ठीक है ना? उस वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोमल एंजाइम। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ओवम के चारों तरफ जो लेयर है वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो ब्रेक नहीं होगा, और जब वो ब्रेक नहीं होगा तो ये स्पर्म कभी भी एक ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि स्पर्म के हेड के ऊपर क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम के अंदर क्या फील्ड है? एक्रोसोमल एंजाइम। अगर ये एक्रोसोम अपने अंदर प्रेजेंट एंजाइम को मेल बॉडी के अंदर ही रिलीज कर देता है
तो क्या इस स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन एबिलिटी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? डेफिनेटली एक्रोसोमल एंजाइम ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन एबिलिटी क्या हो जाएगी? स्पर्म की समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने अभी एपिडिडाइमिस के फंक्शन को डिस्कस किया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि एपिडिडाइमिस का दो फंक्शन है, पहला स्पर्म को टेम्पोरली स्टोर करना और दूसरा फंक्शन है डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? तो हमने कहा कि पहली बात तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन को सिक्रीट करेगा, किसके ऊपर? स्पर्म के ऊपर, ताकि स्पर्म का जो मोटेलिटी है वो सप्रेस हो सके। दूसरा हमने कहा कि जो एक्रोसोम के अंदर जो एक्रोसोमल एंजाइम है वो एक्रोसोमल एंजाइम मेल बॉडी के अंदर रिलीज ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए एपिडिडाइमिस ने कोलेस्ट्रॉल लेयर का फॉर्मेशन किया एक्रोसोम के ऊपर, जिससे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन एबिलिटी अभी भी स्पर्म के अंदर मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ें हमारा एपिडिडाइमिस का फंक्शन था। अब यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाता है, उस सवाल का आप सोच समझ करके जवाब देना। अगर एपिडिडाइमिस को, ठीक है ना, इफ़ कट कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर एपिडिडाइमिस को हम कट कर दें तो क्या स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन एबिलिटी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? तो देखिए, अगर एपिडिडाइमिस को जब आप कट कर देंगे तो एपिडिडाइमिस के अंदर जो डीकैपेसिटेशन का जो प्रोसेस हो रहा था, जिसमें इनहिबिटरी प्रोटीन सिक्रीट हो रहा था और कोलेस्ट्रॉल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था एक्रोसोम के ऊपर, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन एबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एपिडिडाइमिस है वो समाप्त हुआ। और अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था, डीकैपेसिटेशन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसका नाम है कैपेसिटेशन। ऐसे तो मैं इसे आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। कैपेसिटेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म के अंदर जो चेंजेस आता है उस कंडीशन को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये प्रोसेस होता है इन वेजाइना। ठीक है ना, फीमेल वेजाइना के अंदर ये प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी चेंजेस होता है उसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कौन कौन सी चेंजेस होता है तो समझना। मेल बॉडी के अंदर डीकैपेसिटेशन के अंदर इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रेशन हुआ था, तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन स्पर्म के ऊपर से ये क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेयर भी क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। यही होता है कैपेसिटेशन के अंदर। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बट ध्यान रखना, डीकैपेसिटेशन एंड कैपेसिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने टेस्टिस को डिस्कस किया, एपिडिडाइमिस को देखा, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। आपको याद होगा रिप्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर जब मैं आप लोगों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा रहा था। अगर हम मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 ग्लैंड देखने को मिलेगा। पहला ग्लैंड जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। दूसरा जो ग्लैंड है उसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो थर्ड हमारे पास ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
ठीक, इसी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम दिया जाता है कूपर्स ग्लैंड। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो हमारे पास 3 एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं। अब हम इन तीनों के बारे में देखते हैं कि इसका नंबर कितना है, इसका लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नंबर के बारे में। ऑलरेडी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सेमिनल वेसिकल ये पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक। इसके अगर हम बात करें लोकेशन की, तो आप मुझे बताना कि ये सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। सेमिनल वेसिकल कहाँ पे है, तो आप कह सकते हो डोर्सल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और अगर हम देखें, ये तो नंबर हो गया, लोकेशन हो गया। अब हम इसके थोड़ा सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं। और इसका जो सिक्रीशन होता है सेमिनल वेसिकल का, उसके सिक्रीशन का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड किसे कहेंगे, तो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सेमिनल फ्लूइड। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.3, आप कह सकते हैं अल्कलाइन, ठीक है। अब हम ये तीनों कंप्लीट करते हैं। इधर प्रोस्टेट ग्लैंड के अगर हम नंबर की बात करें तो हम जानते हैं इसका नंबर कितना है, सिंगल। लेकिन इसके अंदर लोब कितने होते हैं, 5 लोब। इसके अंदर लोकेशन की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए कि लोकेशन कहाँ पे है, तो जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम इसके सिक्रेशन की बात करें तो इसके सिक्रेशन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, ये भी अल्कलाइन होता है, राइट। अब हम बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड, ठीक। ये भी जो ग्लैंड है ये पेयर्ड है। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो आप ध्यान रखना, मैंने कल ही बताया था लैटरल साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ओपन कहाँ पे होगा, बट ओपन इनटू पेनाइल यूरेथ्रा। ओपन कहाँ पे होता है, पेनाइल यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। तो ये 3 बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो सिक्रेशन होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, ये भी कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल से जो सेमिनल फ्लूइड जो रिलीज हो रहा है, इस सेमिनल फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन कितना होता है। देखिए, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेमिनल फ्लूइड में सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको मिलता है जिसका नाम है फ्रुक्टोज। अब इस फ्रुक्टोज का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रोवाइड फ्यूल टू अ स्पर्म। ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा, इसके अंदर आपको मिलेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इसका क्या काम है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइब्रिनोजेन आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे
इनोसिटॉल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका कंपोजिशन है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके फंक्शन को देखते हैं। फ्रुक्टोज, मैंने पहले ही कहा कि ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, डबल स्टार, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन, देखिए इसका क्या काम है। जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इंसेमिनेशन होगा, यानी मेल बॉडी से जो सीमेन है वो फीमेल वेजाइना के अंदर चला जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो यूटेरस है उसके ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स, और सर्विक्स किसके अंदर ओपन होता है, वेजाइना। लेकिन सर्विक्स जो होता है हमेशा वो क्लोज होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर वो सर्विक्स हमेशा क्लोज रहेगा तो क्या स्पर्म कभी भी यूट्रस के अंदर मूव कर पाएगा, क्या जा पाएगा, नहीं। जिसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि सर्विक्स के वॉल में, ठीक है ना, जो सर्विक्स है उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ले आता है, जिसके वजह से सर्विक्स ओपन होता है और स्पर्म कहाँ चला जाएगा, यूट्रस के अंदर चला जाएगा। फाइब्रिनोजेन, ये सीमेन को कोगुलेट करने में ये हेल्प करेगा, आगे हम मैकेनिज्म देखेंगे। इनोसिटॉल जो कि कैल्शियम +2 को फॉस्फेट को बाइंड करता है, सिट्रेट जो कि कैल्शियम +2 को बाइंड करता है। ये तो कंपोजिशन हमने देखा सेमिनल फ्लूइड का। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कंपोजिशन है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लॉटिंग एंजाइम, क्लॉटिंग एंजाइम आपको मिलेगा, ये हम कंपोजिशन में देख रहे हैं, ठीक है ना, क्लॉटिंग एंजाइम मिलेगा। इसके अलावा प्रोफाइब्रिनो लाइसिन मिलेगा, कैल्शियम +2 मिलेगा, आपको यहाँ पे फॉस्फेट आयन आपको मिलेगा, एंड फोर्थ आपको यहाँ पे सिट्रिक एसिड भी आपको देखने को मिलता है। अब देखिए क्लॉटिंग एंजाइम का क्या काम है, तो ये सीमेन को कोगुलेट करने में हेल्प करेगा। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, फीमेल के वेजाइना में जब सीमेन जाता है तो कोगुलेटेड फॉर्म में जाता है। अब कोगुलेटेड फॉर्म में रहेगा तो जो सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है वो कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ का है कि वो कोगुलेटेड सीमेन को लिक्विफाई करना है, और लिक्विफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है किसका, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का। फिर कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है इसका हम यूज़ आगे बात करेंगे। अब ये जो बचा सिट्रिक एसिड, ये क्या करता है, ये भी फ्यूल प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्यूल टू अ स्पर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में यहाँ पे जो सिक्रीशन होगा उसे हम कहेंगे बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड। इसका कंपोजिशन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे हम इसका बात करते हैं डबल स्टार देकर। देखिए ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये होमोलोगस है, होमोलोगस टू बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये बर्थोलिन ग्लैंड के होमोलोगस है, ठीक है। होमोलोगस किसे कहते हैं, जिसका ऑरिजिन सेम हो बट फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस। आगे बात करते हैं इसका काम क्या है बर्थोलिन ग्लैंड का। तो पहला फंक्शन है न्यूट्रलाइज, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था, न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा राइट, और दूसरा इसका काम है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको ग्लैंड पढ़ाया, कौन सा ग्लैंड, एसेसरी मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड।
3 ग्लैंड मैंने पढ़ाया, आइए इसे एक बार देख लेते हैं। पहला ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल, हमने डिस्कस किया नंबर। सेमिनल वेसाइकल जो है इसका नंबर कितना है 1 पेयर। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर सिंगल, बट इसके अंदर लोब्स का नंबर कितना है 5। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका नंबर कितना है 1 पेयर। फिर हमने इसके लोकेशन की बात की। सेमिनल वेसाइकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सल साइड पे। प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के लैटरल साइड में, बट ये ग्लैंड ओपन कहाँ पे होता है, पेनाइल यूरेथ्रा में। फिर इसके बाद इस ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का पीएच कितना होता है, तो मैंने कहा कि सेमिनल वेसाइकल से जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है सेमिनल फ्लूइड वो अल्कलाइन होता है। तीनों का जो पीएच जब आप देखेंगे तीनों कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। फिर मैंने कंपोजिशन को डिस्कस किया, तो ध्यान रखना सेमिनल फ्लूइड के अंदर आपको फ्रुक्टोज मिलेगा जो कि स्पर्म को फ्यूल प्रोवाइड करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रिनोजेन, इनोसिटॉल एंड सिट्रेट। फिर प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर आपको क्लॉटिंग एंजाइम, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, कैल्शियम +2, फॉस्फेट एंड सिट्रिक एसिड मिलेगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के अंदर, ठीक है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड का होमोलोगस कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है, तो ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, किसके एसिडिटी को, यूरेथ्रा को, और पेनिस को ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे न्यूट्रलाइज करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे छूटा है, मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ, आप इसे कॉपी कीजिए। देखिए ये सेमिनल जो भी है हमारे पास, चाहे वो सेमिनल फ्लूइड हो या प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टैटिक फ्लूइड रिलीज हो रहा हो, ये सीमेन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कितना देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सेमिनल वेसाइकल जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है सीमेन के अंदर 60 to 70%। कितना कंट्रीब्यूशन देगा, 60 to 70%। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये 25 to 30% अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये अपना कंट्रीब्यूशन सीमेन के अंदर 3 to 5% ये कंट्रीब्यूट करता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि सीमेन के अंदर कौन सा ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है, नोट इट डाउन। तो अभी हम लोगों ने एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को डिस्कस किया और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोगुलेशन ऑफ सीमेन। आइए देखते हैं। कोगुलेशन ऑफ सीमेन। कुछ चीज़ें आपको अभी जो मैंने बताया उसका एप्लीकेशन आएगा, तो ध्यान देना। सेमिनल वेसाइकल से जो फ्लूइड रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड, राइट। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टैटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक। अब देखते जाइए। सेमिनल फ्लूइड के अंदर आपने देखा था कि आप एक क्लॉटिंग के लिए एक सब्सटेंस था जिसका नाम था फाइब्रिनोजेन, याद है क्या नाम था, फाइब्रिनो। मैं थोड़ा इस साइड लिखता हूँ, फाइब्रिनोजेन, राइट। प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर आपने कई सारी चीज़ें पढ़ा था, लेकिन मैं दो को यूज करता हूँ यहाँ पे। पहला आपने देखा था एक तो क्लॉटिंग एंजाइम, ठीक है, और दूसरा आपने देखा था प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, है ना। तो देखिए क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड के अंदर जब फाइब्रिनोजेन आया
सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या है? फाइब्रिनोजेन। तो सेमिनल फ्लूइड के अंदर ये मिक्स होगा कौन? क्लॉटिंग एंजाइम। आगे आइए, क्लॉटिंग एंजाइम। और जब क्लॉटिंग एंजाइम आएगा तो ये फाइब्रिनोजेन को ये कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, और जैसे ही ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, सीमेन का क्या होगा? कोगुलेशन। कोगुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। अब ये जो कोगुलेटेड सीमेन है ये कहाँ जाएगा? इंसेमिनेशन के द्वारा फीमेल वेजाइना के अंदर जाएगा। कोगुलेटेड सीमेन ejaculated into वेजाइना। अब आप एक बात मुझे बताओ, सीमेन को कोगुलेट क्यों किया गया था? तो समझना, सीमेन के अंदर स्पर्म है एंड ये सारे फ्लूइड हैं। अगर वो कोगुलेटेड फॉर्म में नहीं होगा, लिक्विफाइड फॉर्म में होगा, तो स्पर्म इजीली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। और जब स्पर्म मूव करेगा तो वो अपना एनर्जी मेल बॉडी के अंदर ही वेस्ट कर देगा, जिसके वजह से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमने सीमेन को कोगुलेट कर दिया, ठीक है। कोगुलेशन कैसे हुआ? तो आपने देखा सेमिनल फ्लूइड के अंदर कौन था? फाइब्रिनोजेन। इस फाइब्रिनोजेन के अंदर आया कौन? प्रोस्टैटिक फ्लूइड से क्लॉटिंग एंजाइम, और इस फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन में। जैसे ही फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, सीमेन का कोगुलेशन हो गया। अब ये कोगुलेटेड सीमेन इंटरकोर्स के द्वारा फीमेल के वेजाइना के अंदर जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब ये कोगुलेटेड सीमेन फीमेल वेजाइना के अंदर जाएगा तो वहाँ पे फिर से तो स्पर्म वो मूव नहीं कर पाएगा। तो जब मूव नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और हमें क्या करवाना है? फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा? सीमेन को लिक्विफाई करना होगा, और लिक्विफाई करने के लिए वेजाइना के अंदर क्या होता है? अब ये देखना, ये जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो आप देख रहे हैं, ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोलाइसिन में, फाइब्रिनोलाइसिन में, जो कि क्या है? एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब ये फाइब्रिनोलाइसिन ये वर्क करेगा कोगुलेटेड सीमेन के ऊपर, और इस कोगुलेटेड सीमेन का क्या होगा? लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन। समझ में आया? तो ये मैंने आपको पढ़ाया कोगुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।